हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज के वीडियो में मैं 2012 वाला पेपर लेकर आई हूँ और ये मई 2012 वाला पेपर है। 2012 में दो पेपर हुए हैं, एक मई में हुआ है और एक नवंबर में हुआ है। तो इसके बाद वाले वीडियो में नवंबर वाला पेपर में लेकर आऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर है मई 2012 वाला। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है? पहला विकल्प है मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। दूसरा विकल्प है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। तीसरा है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। और चौथा है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो प्रश्न में पूछा गया है जो निकटी रूप से संबंधित है। तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है, इसने लिखा है कि लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो आयरन की जो पूर्ति होती है वह आंवले के द्वारा होती है, यानी कि आंवला में आयरन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये निगेटिव रूप से संबंधित है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। क्या क्या सावधानियां पढ़ती है? अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। आगे लिखा है, पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी कि किस बीमारी के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है पोस्टर में जो सावधानियां लिखी हुई हैं। तो विकल्प पढ़ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। पहला विकल्प लिखा हुआ है टाइफाइड और हैजा। दूसरा है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तीसरा है चेचक और मलेरिया। और चौथा है डेंगू और आई फ्लू। तो अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें और स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये जो पोस्टर है इसका उद्देश्य है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो डेंगू होता है ये मच्छरों के द्वारा फैलता है और जो जापानी मस्तिष्क ज्वर है ये भी मच्छर जनित बीमारी है। और यहाँ पर जो सावधानियां लिखी हुई हैं आप लोग देख रहे हैं, अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें क्योंकि उसी पानी पर मच्छर बैठते हैं। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को भी साफ रखें। और कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर तेल का छिड़काव करें। और जब आप सोए तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये वेन आरेख दिया गया है और इसका अध्ययन करके बताना है कौन सा विकल्प सही है। नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। यहाँ आप देखते हैं ये जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं ये, और ये अंडे देने वाले हैं। अब जो बीच वाला भाग है एक्स, इसमें कौन से जंतु रखे जाएंगे ये बताना है। विकल्प दिए गए हैं, पहला है मछली, दूसरा है मगरमच्छ, तीसरा है ईल यानी कि सर्प मीन, और चौथा है शार्क। तो एक्स वाला जो भाग है आप देखेंगे कि जो एक्स वाला भाग है ये है एक्स का भाग। एक्स में जो रखा जाएगा वो जमीन पर भी रहता होगा, पानी पर भी रहता होगा, यानी कि पानी में भी रहता होगा, और अंडे भी देता होगा। जो एक्स जंतु है ये पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है और अंडे भी देता है। तो ऐसा जो जंतु है वह है मगरमच्छ। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये
जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो अंजलि की जो सहेली है दांतों में क्षय से बचने के लिए 4 तरीके बताती है और अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो पहला लिखा हुआ है कि दिन में 2 बार ब्रश करें, ये बिल्कुल सही है, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, ये गलत है, क्योंकि ब्रेसेज तब पहने जाते हैं जब दांत टेढ़े होते हैं, उनको सीधा करने के लिए ब्रेसेज पहने जाते हैं। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ए इसमें सही है। सी में लिखा है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, ये भी सही है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं उनके दांत जो हैं खराब हो जाते हैं। और डी में लिखा है हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी सही है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है सी डी ए, ये सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फिल करना है इसमें के लिए मछली घर में यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला विकल्प है मछली घर की शोभा बढ़ाने, दूसरा है पानी को साफ करने, तीसरा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने और चौथा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। तो मछली घर में एक्वेरियम यानी कि जो एक्वेरियम होता है उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दिया जा सके। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पहला विकल्प लिखा है वृद्धि और प्रजनन, दूसरा है वृद्धि और भोजन बनाना, तीसरा है प्रजनन और भोजन बनाना और चौथा है प्रजनन और अंकुरण। तो हमें ऐसा युग्म बताना है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो आप देखते हैं कि पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं और जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं और वो भी प्रजनन करते हैं। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है वृद्धि और प्रजनन, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? पहला है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, दूसरा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, तीसरा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़ और चौथा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़। तो चांद की सतह के बारे में जो सबसे अच्छा वर्णन कर रहे हैं वह हमें बताना है। तो चांद की जो सतह है उस पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि एक्वेरियम का पानी पहला विकल्प है खनिज रहित है, दूसरा है मछली के तैरने के योग्य नहीं है, तीसरा है ऑक्सीजन रहित है और चौथा है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है। तो जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि जो वो पानी होता है
उबला हुआ पानी वह ऑक्सीजन से रहित होता है और मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसीलिए वह मर जाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि जो जल है वह ऑक्सीजन रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रेखा की मां फिल करना है के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पहला विकल्प है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, दूसरा है पानी को रंग रहित करने, तीसरा है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने और चौथा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। तो रेखा की मां तालाब के पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जो हल्के निलंबित अपद्रव्य हैं उन्हें अवसादित किया जा सके। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। पहला विकल्प है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। दूसरा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तीसरा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और चौथा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। तो रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना है, इसके लिए जो 4 क्रम है वह कौन से होंगे? निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो क्रियाएं ये लिखी हुई हैं इनके बारे में जान लीजिए। निस्यंदन यानी कि छानना। निस्तारण क्या होता है? अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए अवसाद के ऊपर से जल को अलग करने की प्रक्रिया, वह निस्तारण कहलाती है। वाष्पन क्या होता है? तो किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी कि द्रव को जब हम गर्म करते हैं, जैसे कि हम पानी को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित होता है, ये कहलाता है वाष्पन। और निस्यंदन क्या है? अवसादन क्या है? निस्यंदन तो बता दिया है। अवसादन है मिश्रण में पानी मिलाने पर भारी घटक नीचे बैठने की जो प्रक्रिया होती है वह अवसादन कहलाती है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर हो। पहला विकल्प है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स और चौथा है वसा। तो जो भारोत्तोलक होते हैं, वेट लिफ्टर, उनको ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरपूर हो। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भोजन पकाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, दूसरा है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, तीसरा है सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना और चौथा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तो भोजन पकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद काटें। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती है और चौथे में लिखा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? हमें सिर्फ बी के लिए बताना है कि जो बी में उसने प्रक्रिया अपनाई है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, तो वह किस पदार्थ के लिए ऐसा कर रही है ये बताना है। तो वह हरे धनिये के लिए ऐसा कर रही है। जो हरा धनिया होता है उसे आप गीले कपड़े में लपेट कर 1-2 दिन तक सही रख सकते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह चौथा विकल्प हो जाएगा, हरा धनिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से फिल करना है के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पहला विकल्प लिखा है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तीसरा है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। और चौथा है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह तीसरा विकल्प है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। निजी वाहनों का प्रयोग ना करके आप सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें तो जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे फिल करना है तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला विकल्प है लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का। दूसरा है लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। तीसरा है स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और चौथा है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो आपने देखा होगा कि स्टील की जो खाली कटोरी होती है वह पानी में तैरती है लेकिन जो लोहे की कील होती है वह डूब जाती है। इसका कारण क्या है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो आपका जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। क्या कहती है? बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। दूसरा है 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। और सी में लिखा है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक पर काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपर्युक्त गतिविधियों में इन 5 ईएस में कौन से शामिल नहीं होते? तो इसमें जो शामिल नहीं होते वह हमें बताना है। तो इसमें एंगेज और एक्सप्लोर ये शामिल नहीं होते तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यानी कि शामिल करना और खोजबीन करना ये इसमें शामिल नहीं है। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? पहला है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट यानी कि रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। दूसरा है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तीसरा है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। और चौथा है प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। तो संतुलित प्रश्न पत्र बनाने का जो सही क्रम है वह है सबसे पहले डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना और फिर अंक योजना बनाना। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। दूसरा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तीसरा है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। और चौथा है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। तो एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं और अन्य विद्यार्थियों के समान उन्हें लाना है।
तो सबसे जो प्रभावी व्यू रचना है वह है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? पहला विकल्प है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। दूसरा है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तीसरा है वह उनकी कक्षा अध्यापका नहीं है। और चौथा है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। तो शिक्षिका जो है श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं, लेकिन वह देखती हैं कि जो विद्यार्थी हैं श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि जो शिक्षिका हैं वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी हैं, इसीलिए बच्चे अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हैं? खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना और डी में लिखा हुआ है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? तो शिक्षिका को वायु प्रकरण पढ़ाना है और क्या समझाना है बच्चों को कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। तो जो गतिविधियां उपयुक्त हैं वह कौन सी हैं? खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें और 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ए और डी इसमें सही है, यानी कि आपका जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? पहला है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। तीसरा है श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और चौथा है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इस प्रश्न में जो विकल्प आपका सही है वह है चौथा विकल्प, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, पहला विकल्प है श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। और चौथा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो कक्षा में पोषण प्रकरण पढ़ाना है और सबसे प्रभावी तरीका बताना है कौन सा होगा। तो सभी विद्यार्थियों को अपने लंच बॉक्स खोलने के लिए कहें, उनमें जो भोजन है उसे देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह फिल करना है में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पहला विकल्प है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। दूसरा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने। तीसरा है कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। और चौथा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह तीसरा विकल्प है कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने।
तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि पहला विकल्प है, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। दूसरा है, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तीसरा है, बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। और चौथा है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। तो अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया और अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में क्या पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो इसमें पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला विकल्प है, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। दूसरा है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तीसरा है, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। और चौथा है, अनियमितता के कारण पता लगाना और समीर को परामर्श देना। तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प है वह है कि समीर की अनियमितता का कारण पता करना कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है और उसके बाद समीर को परामर्श देना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। दूसरा है, विद्यालय में हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तीसरा है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। और चौथा है, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? पहला है अवलोकन कौशल, दूसरा है वर्गीकरण कौशल, तीसरा है चिंतन कौशल और चौथा है संवेगात्मक कौशल। तो शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में अवलोकन कौशल विकसित कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। हाइपर एक्टिविटी, पहला विकल्प दिया गया है हाइपर एक्टिविटी। दूसरा है आक्रामक व्यवहार। तीसरा है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता और चौथा है बहुत बात करना। तो शिक्षिका जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती हैं यदि बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? पहला लिखा है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। दूसरा है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तीसरा है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। और चौथा है, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो पद्धति सबसे ज्यादा उचित है वह कौन सी है? तो इसमें जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है, विद्यार्थियों से कहना
कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। क्योंकि वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाना है और 4 अलग अलग शिक्षक हैं और 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो सबसे अच्छी जो शिक्षण पद्धति है वह चौथे विकल्प में लिखी हुई है। क्योंकि दीपावली से पहले जो वायु है वह इतनी प्रदूषित नहीं होगी जितनी दीपावली के बाद हो जाएगी। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उनके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? यानी कि शिक्षिका ने जो उदाहरण दिए हैं उनमें से एक उदाहरण उन्होंने गलत दिया है। जो गलत है वही हमें बताना है। पहला विकल्प लिखा हुआ है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। दूसरा है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तीसरा है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। और चौथा है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। तो इसमें जो गलत उदाहरण है वह चौथा विकल्प लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण नीचे वापस नहीं आती बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया था। तो ये पेपर था मई 2012 वाला। इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं 2011 वाले पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नवंबर 2012 वाला पेपर मैं लेकर आऊंगी और उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।